दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गेहूं की फसल में बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि उनको जानकारी ना होने की वजह पे वो कौन सी खाद का कब प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और जो मुख्य बात है आपको हम बता दें कि सारे किसानों का ये एक भ्रम होता है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व आते हैं, उनका कब प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, साथ ही साथ कितनी मात्रा में, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ कई सारे किसान का ये भी कमेंट आ रहा था और पूछ भी रहे थे कि आकर के जो है कि अगर वो, क्योंकि अब की बार डीएपी की बहुत क्राइसिस थी, आप लोग जान ही सकते हैं, तो डीएपी ना मिलने की वजह से बहुत सारे किसान क्या थे कि वो डीएपी नहीं डाल पाए थे अपने खेतों में। तो उनके लिए हम आपको बता दें कि वो पूछ रहे थे कि डीएपी का प्रयोग पहली सिंचाई पर करें कि ना करें, और साथ ही साथ वह कितनी मात्रा में करें। ये सब चीजें हैं जो किसानों का जो है इस समय भ्रम हमने देखा है कि वो पूछ रहे थे काफी बड़ी मात्रा में। तो इसके बारे में भी आपको बताएँगे, और साथ ही साथ माइक्रो जो इस समय जिंक सल्फर आते हैं या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके बारे में भी आपको बताएँगे। तो साथ ही साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं या यूट्यूब चैनल को नए देख रहे हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से जो है हमें जो है हौसला मिलता है, तो इस वजह से हम आपको चाहते हैं। तो अब बिना देरी किए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो भी किसान भाई गेहूँ की रोपाई कर चुके हैं या रोपाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है, 90% तक मान के चलें कि गेहूँ की रोपाई हो चुकी है। तो उनमें जो डीएपी की जो मुख्य खाद है, जो फास्फोरस है, वो आपको बता दें, डीएपी जो डाई अमोनियम फॉस्फेट आता है, जिसमें 18% जो है नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है। तो साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि उसमें जो फास्फोरस होता है, वो सबसे ज़्यादा मुख्य होता है गेहूँ के लिए। गेहूँ में जो फास्फोरस होता है, अगर आप उसको अपने बेसल डोज़ में या पहली जो बुआई के समय होता है, तो उस समय अगर आप डाल रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि 1 कट्टा जो 50 किलो की जो बोरी आती है, वो प्रति एकड़ के लिए जो है पर्याप्त है। तो आप लोग जो है उसको सुपर सीडर से या जिस भी बीज से आप बुआई करते हैं, तो उसमें 1 बोरी जो है डीएपी का प्रयोग कर लें। साथ ही साथ नाइट्रोजन उसके साथ ही रहता है, तो उस समय जो है आप इसका प्रयोग करें। और उसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दूँ कि अगर बेसल डोज़ में अगर आपने फास्फो एमओपी जो पोटाश आता है उसका अगर प्रयोग कर चुके हैं तब, या नहीं किए हैं तो सिंचाई के पहले भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें जो पोटाश आता है, म्यूरेट पोटाश आता है या सरदार का पोटाश आता है, लाल पोटाश आता है, क्योंकि इसके रेट बहुत महँगे हो चुके हैं, तो किसान इसको डालना नहीं चाहता, लेकिन उसके कार्य बहुत सारे हैं आपको बता दें। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो पोटाश आता है वो परिवहन का काम करता है। जो भी पोषक तत्व तो आपने अभी तक अपनी फसलों में डाले हुए हैं, बेसल डोज़ में आपने डाला हुआ है, वह पौधों तक कैसे पहुँचे, वह पोटाश ही काम करता है। पोटाश परिवहन का काम करता है। साथ ही साथ यह जो है प्रति एकड़ में आपको बता दें, क्योंकि अपनी मिट्टी में जो है पोटाश की कमी बड़े मात्रा में है, बड़े पैमाने पर पाई जाती है, तो वहाँ पर 30 से 35 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। अब साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि जो पोटाश होता है वो बेसल डोज़ में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं किए तो सिंचाई से पहले भी आप लोग जो है यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जो उसमें मुख्य है, अब वो आपको तीसरा हम बता दें, जो है डीएपी के बारे में हो गया, पोटाश। अब नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन जो है अगर आप बेसल डोज़ में डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है 20% जो है टोटल मात्रा जो है 20% आप नाइट्रोजन डाल सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन डालने से ही जैसे ही पौधों का ग्रोथ होता है, जमाव होता है, उस समय नाइट्रोजन की कमी को वह पूरा कर देता है। और साथ ही साथ पौधों के जो हरापन है, क्योंकि साथ ही साथ ये बता दें कि नाइट्रोजन के कारण ही पौधा हरा होता है। हरे होने से ही उसकी जो क्लोरोफिल है वह क्षमता ज़्यादा हो जाती है, और भोजन बनाने की क्षमता जब ज़्यादा होगी तो पौधा ग्रोथ ज़्यादा करेगा।